नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी में आलोचना विधा का अध्ययन करेंगे। हिंदी में प्रथम आलोचना कब लिखी और आलोचना का विकास कब हुआ। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय 1850 से 1900 ईस्वी तक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु नाटक 1883 में प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक एक आलोचना है जो 1883 में लिखी गई और प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नाटक आलोचना के बारे में यह कथन है, यह नाटक एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है जिसमें प्राचीन नाट्यशास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए हैं। यह कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का भारतेंदु की नाटक आलोचना के बारे में कहा गया है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के आलोचक हैं। भट्ट जी को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना है। भट्ट जी को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। भारतेंदु मंडल के कवि बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी के व्यावहारिक आलोचना के जनक माने जाते हैं। जनक हैं आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना के जनक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी सच्ची समालोचना ही पहली आलोचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार डॉक्टर बच्चन सिंह ने भट्ट जी को हिंदी के पहले आलोचक माना है और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी उनकी सच्ची समालोचना को ही हिंदी की पहली आलोचना कहा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन भी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। इन्होंने आनंद कादम्बनी में सन 1886 में लाला श्रीनिवास दासकर संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। 1885 में आनंद कादम्बनी में बाबू गदाधर सिंह कर बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास की हिंदी अनुवाद की आलोचना की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमदन ने 1885 में बाबू गदाधर सिंह बंगला भाषा के कवि हैं, उनका उपन्यास बंग विजेता के हिंदी अनुवाद की आलोचना की बद्री नारायण चौधरी ने और 1886 में लाला श्रीनिवास दासकृत संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना का सूत्रपात हिंदी में बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी ने ही किया है, माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी हिंदी में समालोचना का सूत्रपात सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। भारतेंदु युग में आलोचना के रूप में लेख लिखे गए हैं, न कि कोई पुस्तक। लेख लिखे गए हैं जो विभिन्न आनंद कादम्बनी, हिंदी प्रदीप आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। और द्विवेदी युग में का समय है 1900 से 1920। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का वास्तविक सूत्रपात हुआ। द्विवेदी युग में ही हिंदी आलोचना का वास्तविक सूत्रपात हुआ।
द्विवेदी युग में आलोचनाओं को पुस्तक के रूप में लिखा गया। भारतीय हिंदू युग में आलोचना एक लेख के रूप में लिखी गई जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, और द्विवेदी युग में आलोचनाएं पुस्तक के रूप में लिखी गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का समय है 1864 से 1938। महावीर प्रसाद जी प्रथम लोकवादी आचार्य माने जाते हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। हिंदी कालिदास की आलोचना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी कालिदास की आलोचना 1910 में लिखी, जो पुस्तक के रूप में प्रथम आलोचना है। द्विवेदी युग में प्रथम आलोचना हिंदी कालिदास की आलोचना जो एक पुस्तक के रूप में है लिखी गई महावीर प्रसाद जी के द्वारा। कालिदास की निरंकुशता 1911 में लिखी महावीर जी ने। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907 में, रसग्रंजन 1920 में, साहित्य संदर्भ 1924 में, साहित्य सीकर 1929 में और साहित्य लाभ 1929 में। ये महावीर प्रसाद जी की कुछ आलोचनात्मक रचनाएं हैं। और आचार्य द्विवेदी की आलोचना एक आलोचक के रूप में प्रथम बार आलोचना आचार्य शुक्ल जी के द्वारा की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना एक आलोचक के रूप में सबसे पहले की। शुक्ल के अनुसार महावीर प्रसाद की आलोचना तक पुस्तकों के बारे में शुक्ल जी का कथन है, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। शुक्ल के अनुसार महावीर प्रसाद की जो पुस्तकें हैं वे एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने में प्रयत्न के रूप में है, न कि स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं है। डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार आचार्य द्विवेदी ने आलोचना को तप के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर उदय भानु सिंह ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना को तप के रूप में स्वीकार किया है, कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संचालन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। जब भी कोई रचनाएं उनके पास आती थी तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उसको देखते थे, अगर कुछ उसमें त्रुटियां होती थी उनको खुद सही करते थे या उनको बताते थे, और इसके बाद ही अपनी सरस्वती पत्रिका में इसको प्रकाशित करते थे। जब तक कोई रचना भाषा की दृष्टि से और व्याकरण के नियमों की दृष्टि से शुद्ध उनको नहीं लगती थी तो वो उसको अपनी पत्रिका में प्रकाशित नहीं करते थे। तो भाषा के विकास और हिंदी की विकास के में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसी योगदान को देखते हुए शुक्ल जी कहते हैं, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण तब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। शुक्ल के अनुसार पदम सिंह शर्मा कमलेश। पदम सिंह शर्मा हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। तुलनात्मक आलोचना क्या होती है? जिसमें दो कवियों के बीच में तुलना की जाती है कि कौन श्रेष्ठ है और इन सब दोनों में कौन बेस्ट है, किस में ज़्यादा अच्छाई है। तो इसको दोनों के बीच में कंपेयर को ही तुलनात्मक आलोचना कहते हैं। और पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। सर्वप्रथम सन 1907 में सरस्वती पत्रिका में पदम सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की। 1907 में सबसे पहले पदम सिंह ने बिहारी और फारसी के कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की।
पदम सिंह शर्मा की आलोचनात्मक रचनाएं, बिहारी सतसई की भूमिका, प्रेमचंद की साहित्य साधना। मिश्र बंधु, द्विवेदी युग के आलोचक मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। मिश्र बंधु की रचनाएं हैं, मिश्र बंधु की कुछ रचनाएं हैं, जैसे हिंदी नवरत्न को इन्होंने 1910 में लिखा। मिश्र बंधु विनोद एक साहित्य इतिहास ग्रंथ है जो 1934 में लिखा गया। साहित्य पारिजात 1940 में लिखा। हिंदी नवरत्न के बारे में कुछ जानते हैं, जैसे हिंदी नवरत्न, नव मीन्स नो, रतन मीन्स रतन, हिंदी के 9 रतन। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न की रचना 1910 में की। हिंदी नवरत्न से ही देव बड़े या बिहारी, यहीं से इस विवाद का जन्म होता है। देव बड़े या बिहारी, इस बात पर डिबेट छिड़ती है और इस डिबेट में ही इस प्रश्न का जन्म होता है कि दोनों में बड़ा कौन है। मिश्र बंधुओं द्वारा देव को बड़ा माना गया था। हिंदी नवरत्न के कवि, मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को रखा और उन्हें विरायता क्रम के हिसाब से रखा, मतलब सबसे श्रेष्ठ। फिर गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने पहला स्थान दिया है, महात्मा सूरदास को दूसरे नंबर पे और महाकवि देव का पूरा नाम देवदत्त को तीसरे स्थान पर। महाकवि बिहारी लाल चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पर त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम। त्रिपाठी बंधु 3 लोग थे, भूषण और मतीराम और चिंतामणि। 6ठे नंबर पर महाकवि केशवदास, 7वें नंबर पर महात्मा कबीरदास, 8वें नंबर पर महाकवि चंद्रवरदाई और 9वें नंबर पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। हिंदी नवरत्न में वैसे तो 9 कवि हैं, लेकिन अगर हम कवियों की संख्या गिनते हैं तो 10 कवि हैं। त्रिपाठी बंधु 2 हैं, भूषण और मतीराम। मिश्र बंधुओं ने प्रथम संस्करण में कबीरदास को अपने नवरत्नों में शामिल नहीं किया था, तो कबीर को उन्होंने नवरत्नों में स्थान नहीं दिया था। तो इसी बात पर डिबेट हुई कि कबीरदास जी अच्छे कवि हैं, कबीरदास जी इसमें शामिल होने के योग्य हैं, तो सबके द्वारा उनको कहा गया कि कबीरदास जी को शामिल कीजिए, कबीरदास जी हिंदी के नवरत्नों में से नवरत्न ही हैं। तो फिर उन्होंने कबीरदास को इसमें शामिल किया, लेकिन नवरत्न इसमें 9 कवि पहले ही थे। अब समस्या बनी कि इसमें से किस एक को निकाला जाए कि और कबीर को शामिल किया जाए। फिर इसमें भूषण और मतीराम 2 कवि थे और इन दोनों को, ये दोनों भाई थे और इन दोनों को त्रिपाठी बंधु नाम दे दिया और 2 कवि इसमें त्रिपाठी बंधु में शामिल कर दिए। फिर इनकी जगह रिक्त स्थान पर कबीरदास जी को शामिल किया। तो इस प्रकार कबीरदास जी हिंदी नवरत्न में शामिल हुए। तो अब हिंदी नवरत्न में 10 कवि हैं, त्रिपाठी बंधु में 2 कवि हैं। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने 3 कवियों को एक साथ जोड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास और महाकवि देवदत्त, ये प्रथम श्रेणी के कवि हैं। महाकवि भूषण, त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम और महाकवि केशवदास दूसरी श्रेणी के कवि हैं और तीसरी श्रेणी के कबीरदास, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र हैं। तो देव को मिश्र बंधुओं ने तुलसी और सूरदास की श्रेणी के समान रखा है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए हिंदी और तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में देव को सूर और तुलसी के समकक्ष स्थान दिया। देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और उनकी कृतियां निम्न हैं। कुछ लोग देव को बड़ा मानते थे और कुछ बिहारी को। इसी पर डिबेट शुरू हुई। डिबेट में फिर ये कुछ कवियों ने देव को बड़ा माना और कुछ कवि ने बिहारी को बड़ा माना। आलोचक, आलोचना और बड़े कवि।
पदम सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन की आलोचनात्मक कृति की 1918 में, और इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। जिन्होंने जिसका नाम पहले लिखा, जैसे बिहारी सतसई, पदम सिंह ने बिहारी को बड़ा माना, कृष्ण बिहारी देव और बिहारी, इन्होंने देव को बड़ा माना। जिसका नाम पहले लिखा उन्होंने उसी को बड़ा माना है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी लिखा तो इन्होंने देव को बड़ा माना। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा तो इन्होंने बिहारी को बड़ा माना। पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा बताया, मिश्र बंधु और कृष्ण बिहारी ने देव को बड़ा बताया। जगन्नाथ दास रत्नाकर, अगले आलोचक जगन्नाथ दास रत्नाकर भी द्विवेदी युग के आलोचक हैं। इन्होंने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पदात्मक पद के रूप में अनुवाद किया, समालोचना दर्श शीर्षक से। जगन्नाथ दास रत्नाकर की केवल एक ही आलोचनात्मक कृति मिलती है जिसमें एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पदात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से इन्होंने उसका पद के रूप में अनुवाद किया। श्याम सुंदर दास एक शास्त्रीय आलोचक हैं। श्याम सुंदर दास का हिंदी के विकास और हिंदी की उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी में शोध एवं अनुसंधानपरक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी में शोध और अनुसंधानपरक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। श्याम सुंदर दास 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे बनारस में, तब इन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की जिसमें राम श्याम शिव ये तीनों दोस्त थे और इन्होंने वहीं हॉस्टल के बरामदे में बैठकर इसकी नागरी प्रचारिणी पत्रिका की स्थापना की। ये चाहते थे कि हिंदी के विकास के लिए एक संस्था हो जिसमें मतलब हिंदी के विकास के लिए काम किया जाए, हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी बात को देखते हुए उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रास्नातक MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिलाया गया। श्याम सुंदर दास के द्वारा ही 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA के पाठ्यक्रम में हिंदी को शामिल किया गया। सन 1921 में प्रथम बार हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हुई थी। मतलब हिंदी के प्रथम अध्यापक बाबू श्याम सुंदर दास ही थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। हिंदी का प्रथम शोध, जो हिंदी का प्रथम शोध लिखा गया है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये हिंदी का प्रथम शोध है और डॉक्टर बड़थ्याल के द्वारा लिखा गया। इस शोध के प्रेरणा स्रोत श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास की रेख में ही ये लेख लिखा गया है, निर्गुण हिंदी में शोध लिखा गया है। हिंदी में अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने ही किया है। हिंदी में अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा किया गया। श्याम सुंदर दास जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। साहित्यालोचन को उन्होंने 1922 में लिखा। भाषा विज्ञान 1923 में लिखा। हिंदी भाषा का विकास 1924 में लिखा। हिंदी भाषा और साहित्य 1930। रूपक रहस्य 1931। भाषा रहस्य 1935। इस प्रकार द्विवेदी युग के आलोचकों तक हमने आलोचना विधा का अध्ययन किया। आगे के अन्य आलोचनात्मक तथ्यों को अगली वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हमने हिंदी आलोचना विधा के उद्भव और उसके मतलब भारतीय हिंदू युग में क्या क्या आलोचना लिखी गई और द्विवेदी युग में क्या क्या आलोचना लिखी गई, इन सब के बारे में अध्ययन किया। आगे के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।